गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं 1857 का विद्रोह, द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 का विद्रोह हिस्ट्री के अंतर्गत यह टॉपिक है। टॉपिक क्या है? 1857 का विद्रोह। आप लोग लिखते चले जाएंगे 1857 का विद्रोह। आप लोगों को नोट डाउन करना है, आप लोगों को लिखना है, राइट। 1857 का विद्रोह में हम लोग क्या देखेंगे? पहले देखेंगे कारण। कारण यानी क्या कारण था। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? विस्तार। विस्तार का मतलब देखेंगे एक्सपेंशन, इसका फैलाव कहां से कहां तक हुआ था। उसके बाद देखेंगे कि इसमें नेतृत्व करने वाले कौन थे, नेतृत्वकर्ता यानी लीडर्स कौन थे, कौन कौन से नेता थे, लीडर्स कौन थे, इसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग इसका परिणाम देखेंगे, इसका रिजल्ट क्या निकल कर आया, क्या परिणाम निकल कर आया, यह देखेंगे। और इसकी प्रकृति देखेंगे। प्रकृति का मतलब होता है नेचर। एक एक करके हम लोग वन बाय वन हम लोग इसका स्टडी करेंगे। प्रकृति का मतलब होता है नेचर, तो इसका नेचर देखेंगे, प्रकृति देखेंगे, और फिर देखेंगे लास्ट में कि आखिर यह फेल क्यों कर गया, यह असफल क्यों हो गया, असफल होने का क्या कारण था, यानी इसके फेल्यूर होने का क्या कारण था, असफलता का कारण, राइट। क्या कारण था कि यह फेल हो गया, असफल होने का, फेल होने का क्या कारण रहा। क्लियर? तो इस तरीके से टॉपिक है, इसके अंतर्गत इन सभी चीजों को पढ़ना है और यहां से वन बाय वन करके प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। दैट्स क्लियर। तो आई होप कि आप लोग नोट कर लिए होंगे, और नहीं भी किए होंगे तो नोट करते जाइए वन बाय वन। सारा टॉपिक आपको कंटेंट को नोट करना है और अकॉर्डिंग टू दैट, इसी के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे, तभी प्रश्न को बना पाना सरल हो पाएगा। तो चलिए जानते हैं हम लोग क्या कारण था। पहले कारण को समझते हैं। तो देखिए 1857 का जो विद्रोह हुआ, इसके कारण को, कॉजेज को हम लोग दो भागों में बांट देते हैं, राइट। कितने कारण हैं? दो कारण हैं। कारण को दो भागों में हम लोग स्प्लिट कर देते हैं, दो भागों में बांट देते हैं। कौन कौन सा कारण हो सकता है? तो पहला है हमारा, यहां देखिए, तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण को कहा जाता है रिसेंट काउजेज, यानी कौन सा ऐसा कारण था जिसके कारण विद्रोह तुरंत हो गया। और दूसरा होता है परंपरागत कारण। परंपरागत का मतलब होता है ट्रेडिशनल काउजेज। इसमें देखना है कौन सा ऐसा कारक है जिसके कारण यह विद्रोह हुआ, और इस विद्रोह का कोई तात्कालिक कारण नहीं है, बल्कि एक माहौल, एक वातावरण पहले से ही बनता आ रहा था और उसी माहौल के कारण यह विद्रोह हुआ, राइट। तो देखिए दोनों अलग अलग हैं और दोनों से ही प्रश्न पूछा जाता है, तात्कालिक कारण और परंपरागत कारण। दैट्स क्लियर। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। 1857 के विद्रोह का दो कारण था। पहला था तात्कालिक कारण और दूसरा था परंपरागत कारण। ठीक है। अब हम लोग तात्कालिक कारण को समझते हैं कि तात्कालिक कारण में कौन सा ऐसा वजह था, कौन सा ऐसा फैक्टर था जिसके कारण यह विद्रोह हो गया। तो देखिए एक राइफल का नाम आपको मिलेगा। एक राइफल था, इस राइफल को सिपाही लोग इस्तेमाल करते थे, और इस राइफल में पहले का जो राइफल था, उस राइफल का नाम था ब्राउन बेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका नाम आप लोग को याद रखना है, ब्राउन बेस राइफल, राइट। यह ब्राउन बेस पुराना राइफल था।
आपको पुराना और नया नाम जानना है। पुराना राइफल का नाम है ब्राउन बेस, पुराना राइफल, ठीक है। यस सर, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि पुराने राइफल का क्या नाम था, तो आंसर करेंगे ब्राउन बेस नामक पुराना राइफल था, और इसके जगह पर एक नया राइफल लाया गया, एक नया राइफल, और उस नए राइफल का नाम था एनफील्ड्स राइफल। क्या नाम था? एनफील्ड्स। यहां से आपका अलग प्रश्न पूछा जाएगा, एनफील्ड्स राइफल, राइट। ये एनफील्ड्स राइफल क्या है? यह नया था। एनफील्ड्स राइफल नया राइफल था, न्यू राइफल था, ठीक। प्रश्न यहीं से पूछा जाएगा कि पुराने राइफल का क्या नाम था और नए राइफल का क्या नाम था। तो पुराने राइफल का नाम क्या देख रहे हैं? ब्राउन बेस राइफल था, और इसके स्थान पर नया राइफल लाया। नए राइफल का क्या नाम था? एनफील्ड्स राइफल, राइट। तो फिर राइफल विद्रोह का क्या, कैसे कारण बन गया, क्या वजह रहा होगा? तो एक्चुअली क्या है कि ये जो नया राइफल लाया गया एनफील्ड्स राइफल, इसमें पहले कार्डिज, कार्डिज में होता है गोली, तो बारूद को नली के अंदर डालना पड़ता था, और फिर लोहे के बार से इस तरह से उसको ऊपर से दबाना पड़ता था बार बार, तब वो गोली तैयार होता था, कार्डिज तैयार होता था, और फिर उसको फायर करना पड़ता था। अब सवाल यह है यहां पर कि यह जो कार्डिज है, यहां पर जो गोली का बारूद है, इसको मुंह से खोलना पड़ता था, ऐसे पकड़ के कैप निकालना पड़ता था। और एक अफवाह यह फैली या सच्चाई ही था कि उसका जो कैप है जिसमें बारूद भरी गई है, और इस बारूद भरे थैले में जो कैप लगा हुआ है, यहां जो खोलने वाला कैप है जिसको मुंह से खींचना पड़ रहा है दांत से, इसमें ढीला रखने के लिए, चूंकि कैप टाइट रहता है ना, तो इसको ढीला करने के लिए पहले तो चर्बी नहीं था, फैट नहीं था, ग्रीस नहीं था पहले, तो यहां चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। पोर्क एंड बीफ्स, गाय एंड सुअर, राइट। पोर्क एंड बीफ्स, बीफ्स माने सुअर, पोर्क मतलब गाय, तो पोर्क एंड बीफ्स, गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था ताकि यह ढीला हो सके और कैप को बहुत ही सरलता से, बहुत ही आसानी से खींचा जा सके। यह बात जब सैनिकों के बीच फैल गई कि गाय और सुअर का चर्बी लगा हुआ है, तो देखिए यह क्या है, धार्मिक कारण बन गया। लोग इससे नाराज हो गए, हिंदू भी नाराज हो गए और मुस्लिम भी। क्यों? क्योंकि किसी को गाय धार्मिक, किसी के लिए गाय धार्मिक है, तो किसी के लिए सुअर का हत्या धार्मिक है। तो यहां पर क्या हुआ कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही भड़क गए, हिंदू प्लस मुस्लिम। यानी यहां से एक बात समझ में आ रहा है कि यह जब विद्रोह हुआ होगा तो इसमें हिंदू भी होंगे और मुस्लिम भी शामिल होंगे। तो जी सर, बिल्कुल शामिल थे। तो इस पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, पूरी तरीके से इस पॉइंट को नोट डाउन कीजिए, जिसमें दिखाइए कि एनफील्ड्स राइफल, एनफील्ड्स राइफल क्या था और ब्राउन बेस राइफल क्या था, और कैसे राइफल के कारण, उसमें कार्डिज डालने के कारण विद्रोह हो गया। बगल में आप देख रहे हैं कुछ फोटोज हर पेज में आ रहा है। ये फोटो उन क्रांतिकारी का है, उन वीरों का है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया। ओवरऑल जो भी परिणाम निकलेगा हम लोग देखेंगे, लेकिन ये सारे जो हैं, ये सभी के सभी स्वतंत्रता सेनानी, ये सभी के सभी विद्रोह में शामिल होने वाले लोग 1857 के विद्रोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे। तो तात्कालिक कारण सिर्फ एक है, रिसेंट काउजेज सिर्फ और सिर्फ एक है, जिसको हम लोग देख चुके हैं। राइट नाउ अब हम लोग आगे देखने वाले हैं तात्कालिक कारण के बाद दूसरा जो हम लोग देखने वाले हैं यह है हमारा परंपरागत कारण, राइट। परंपरागत, परंपरागत का मतलब होता है ट्रेडिशनल काउजेज, यानी कि एक ऐसा कारण
जो पहले से ही चला आ रहा है, एक ऐसा विषय वस्तु जो पहले से चला आ रहा है, उसको हम लोग कहते हैं परंपरागत कारण। राइट, तो जी सर कंप्लीट। परंपरागत कारण में पहला है सैनिकों का भेदभाव यानी सैनिक कारण। एक एक करके समझाएंगे ना। सैनिक कारण को लोग कह सकते हैं सैन्य कारण। पहला, मिलिट्री वाले लोग नाराज थे, पहले से ही नाराज थे। दूसरा पॉइंट में क्या हो सकता है? दूसरा पॉइंट में सैनिक के बाद हम लोग देखेंगे आर्थिक कारण, इकोनॉमिकल काउजेज, आर्थिक कारण। आर्थिक भी एक वजह था, रुपया पैसा का मामला भी एक कारण बनता है। तो आर्थिक कारण, लोग नाराज थे रुपए पैसे के कारण। और क्या हो सकता है पहले से? तो सामाजिक कारण। सामाजिक कारण भी एक पहलू है। समाज के लोग पहले से ही अंग्रेजों के कार्यकलाप से खुश नहीं थे, इनकी एक्टिविटी के कारण पहले से ही नाराज थे। तो सैनिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, और एक और हम लोग डाल देते हैं धार्मिक कारण। यानी धर्म के मामले में भी कुछ अंग्रेजों ने ऐसा कर रखा था जिससे लोगों में नाराजगी थी। राइट, तो यहां देख लिए सैनिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण। ये तो पॉइंट हो गए इतना। कभी कभी डायरेक्ट फैक्ट ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि परंपरागत कारणों में कौन था, या दे देता है कि परंपरागत कारणों में ट्रेडिशनल कॉजेज में कौन शामिल नहीं था। कुछ इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा गया है। तो वन बाय वन करके हम लोग देखते हैं अब कि सैनिक कारण में क्या वजह रहा होगा। तो सैन्य कारण आप लोग हेडिंग बना लीजिए मिलिट्री कॉजेज, और इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, और इससे जुड़ा हुआ जो फैक्ट आएगा, जो तथ्य वाली बातें आएगी, जहां से प्रश्न पूछा जाएगा, उसको भी हम लोग वन बाय वन करके नोट करते चले जाएंगे। तो आइए सैनिक कारण को पहले समझते हैं। देखिए सैनिक कारण में दो तीन बातें हैं। पहली बात यह है कि सैनिक यहां पर अलग अलग समुदाय के थे। जैसे हिंदू भी सैनिक है, मुस्लिम भी सैनिक है, सिख भी सैनिक है, राजपूत भी सैनिक है। अब अंग्रेज क्या कर रहे हैं कि सैनिकों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। सैनिकों के साथ क्या कर रहे हैं? भेदभाव कर रहे हैं। भेदभाव कैसा भेदभाव? तो निजी स्तर पर भेदभाव, यानी कि इन लोग को नीचा दिखाया जा रहा है। जो भी भारत के सैनिक हैं, चाहे वो राजपूत रेजिमेंट का हो, या सिख रेजिमेंट का हो, या मराठे रेजिमेंट के हो, इनको इन लोग नीचा दिखा रहा है। और बैरेक में, बैरेक का मतलब होता है, बैरेक का मतलब होता है ऐसा जगह जहां सैनिक रुकते हैं, जहां सैनिक रुकते हैं, जहां छावनी बनाते हैं, इसको बैरक कहा जाता है। छावनी या बैरक। कभी कभी एक बार ऐसा भी प्रश्न पूछा गया कि बैरक क्या है? तो बैरक छावनी है, मतलब जहां मिलिट्री वाले रह रहे हैं उसको बैरक कहा जा रहा है। तो इस बैरक में अंग्रेज सैनिक भी हैं और भारतीय सैनिक भी हैं, और इनके साथ बड़ा निम्न काम करवाया जा रहा है। निम्न काम मतलब जैसे खाना बनाने के लिए कहा है, खाना बनाओ मेरे लिए, राइट, मेरे लिए क्लोथ, कपड़े साफ करो। तो जब ये सैनिक है और एक सैनिक दूसरे सैनिक पर यह दबाव बनाएगा कि मेरे लिए खाना बनाओ, मेरे लिए कपड़े बनाओ, कपड़े साफ करो, और एक ही काम के लिए, दोनों सेम काम के लिए बहाल हुए हैं, तो फिर क्यों करेगा आप ऐसा काम? तो इस बात को लेकर सैनिक काफी नाराज थे। तो यहां पर क्या पॉइंट बना? भेदभाव, यानी निम्न कार्य को, निम्न कार्य, एक खाना बनाना, कपड़ा, एक क्या हो रहा है? निम्न कार्य हो रहा है। अपने लिए बनाता तो कोई बात होता है, बलपूर्वक बनवाया जा रहा है, जबरदस्ती कि तुमको करना ही पड़ेगा। तो निम्न कार्य करने पर मजबूर किया गया, लो लेवल वर्क करने पर मजबूर किया गया, इन लोग को एम्फैसिस किया गया, जिसके कारण सैनिकों में नाराजगी थी। सैनिक पहले से ही थोड़ा डिस्टर्ब थे, लेकिन मौका मिल गया उनको कहां? राइफल वाली घटना में। ब्राउन बेस नामक राइफल के जगह पर जैसे ही नया राइफल, एनफील्ड राइफल लाया, वहां पर इनको मौका मिल गया। एक कारण तो हम लोग देख लिए
सैनिक कारण में। अब इसको नोट कर लिए आप लोग, निम्न कार्य वाला आप लोग नोट कर लीजिए, एक एक करके हम लोग देखते चले जाएंगे। अब निम्न कार्य के बाद दूसरा पॉइंट हम लोग लेते हैं, तो यहां पर हम लोग अगर चाहेंगे तो ऐसे कोडिंग कर सकते हैं, निम्न कार्य। और निम्न कार्य के अंतर्गत क्या हुआ आपको दिखा दिए। दूसरा हम लोग जो मेजर पॉइंट ले रहे हैं यह है वेतन। वेतन, उसके बाद हम लोग लेंगे भेदभाव। तो बोलिए सर निम्न कार्य में भेदभाव तो दिखाई दिए, लेकिन एक भेदभाव और दिखाएंगे, जो ऐसा भेदभाव होगा जिसमें डायरेक्ट प्रहार किया जाएगा, डायरेक्ट इम्फेसिस किया जाएगा, बातों से आहत किया जाएगा। तो अब देखिए, अगर आप एक काम कर रहे हैं, मान लीजिए दोनों सैनिक हैं और सिपाही हैं या सैनिक हैं, और एक को वेतन अधिक मिल रहा है और एक को वेतन कम मिल रहा है, काम समान है लेकिन वेतन अलग अलग है, तो बताइए नाराजगी होगी कि नहीं होगी। तो सर बिल्कुल होगी। तो अगर भारत का सिपाही है तो उसके लिए वेतन है मात्र 7 रुपए। भारत के सिपाही को, भारत का जो निवासी है, भारत का जो निवासी है और उसका जो सिपाही है, उसको मात्र 7 रुपये दिया जा रहा है, उसको मात्र 7 रुपया वेतन दिया जा रहा है। जबकि उधर अगर अंग्रेज सिपाही है, अंग्रेज सिपाही है, तो उसी काम के लिए अंग्रेज सिपाही को 60 रुपया वेतन दिया जा रहा है, 60 रुपये वेतन दिया जा रहा है अंग्रेज को। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, कोई भी नाराज हो जाएगा। गैपिंग देख रहे हैं, 10 गुना से भी ज्यादा का अंतर हो जा रहा है। तो सैनिक इस बात को लेकर काफी नाराज थे कि हम लोग का वेतन इतना कम क्यों, जबकि काम बराबर है या काम हमसे ज्यादा लिया जा रहा है। उसके बाद हम बात कर रहे थे भेदभाव पर। भेदभाव में क्या देख रहे हैं कि इनके साथ कुछ ऐसा डायरेक्ट डीलिंग हो रही है बातचीत में जो गुस्सा का कारण बनेगा। जैसे भारतीय सैनिक को अंग्रेज अधिकारी या अंग्रेज सैनिक ब्लैक डॉग, बड़ा अपशब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, काला कुत्ता, ब्लैक डॉग कह दे रहा है इसको। अब स्वाभाविक है कि अब ब्लैक का मतलब यह नहीं है कि जो देखने में काला उसको कह रहा है, नहीं, जो गोरा है उसको भी काला कह रहा है। तो यहां काला का मतलब जो भारत का है, भारत का चाहे गोरा रहो, चाहे भारत का सांवला रहो, चाहे भारत का दूधिया रंग का रहो, मिल्की व्हाइट रहो, वो काला ही कहलाएगा। तो ये ब्लैक डॉग है, इंडियन को ऐसा कह दिया। अब स्वाभाविक है कि अगर इस प्रकार का भेदभाव किया जाएगा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा, तो निश्चित रूप से जो शुरू से गरिमा पूर्वक जीवन जीते आए हैं वे तो आहत हो जाएंगे, बिल्कुल आहत होंगे। तो ये एक कारण बना, ठीक है, बातों वाला कारण। उसके बाद अभी और देखेंगे, हम लोग देख रहे थे कि भारतीय सैनिकों के लिए भेदभाव बढ़ता जा रहा था, उसके साथ एक ऐसा व्यवहार जो अमानवीय व्यवहार था। यानी कि हम लोग क्या देख रहे थे कि भारतीय सैनिकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा था और साथ ही साथ आर्थिक असंतुलन भी बनाया जा रहा था। जैसे हम लोग देख रहे थे कि भारत के सैनिक पहले जो पत्राचार करते थे, यानी अगर कहीं पत्र भेजना है, लेटर भेजना है, तो पत्र भेजने के लिए इनको पैसा खर्च नहीं करना पड़ता था। लेकिन इस समय क्या हुआ कि एक नियम बनाया गया, इस नियम में कहा गया कि आपको डाक टिकट चिपकाना पड़ेगा, 2 पैसा का डाक टिकट। यानी कोई भी भारत का सिपाही यदि लेटर भेजना चाह रहा है कहीं पर, तो इसके लिए अब उसको पैसा देना पड़ेगा। पहले पैसा नहीं देना था, पहले यह क्या था, मुफ्त था, फ्री था। तो जरा सोचिए, कोई चीज जब मुफ्त हो, फ्री में हो और अचानक से उस पर आप पैसा लगा देंगे,
तो वह क्या होगा, नाराज तो हो गए, लोग नाराज होंगे उसके लिए। तो जी सर बिल्कुल नाराज हो गए। 2 पैसे का डाक टिकट जारी करना है और उसको चिपकाना है भारतीय सैनिकों को, तभी लेटर जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब यहां से पूछे कि ये डाक टिकट जारी कौन किया, तो यह डाक टिकट जारी किया है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर था। इसका टाइम हम लोग आगे बात करेंगे। 1848 से 1856 तक था, देखिएगा, राइट। यानी कि विद्रोह कब हुआ है, 1857 में। तो 1857 में जब विद्रोह हुआ, उस समय यह गवर्नर नहीं था। लॉर्ड डलहौजी 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर नहीं था, बल्कि उससे पहले का था। लेकिन थोड़ा सा पहले है, देख रहे हैं ना, 56 में जा रहा है, यानी बहुत कारनामा करके जाएगा ये, राइट। ऐसा कारनामा करके जाएगा कि कहीं ना कहीं परंपरागत कारण में, ट्रेडिशनल काउजेज में इसका नाम आ जाएगा। तो एक नाम तो यही चिपक गया आके कि लॉर्ड डलहौजी ने डाक टिकट जारी किया, और यह डाक टिकट सैनिकों के बीच बहुत बहुत असंतोष का कारण बना, बहुत बड़ा असंतोष का कारण बना। और सैनिक रेबेल करने के लिए, विद्रोह करने के लिए कहीं ना कहीं पहले से ही मन बनाकर बैठे हुए थे। बस एक मौके की तलाश थी, जो मौका इनको एनफील्ड्स वाला राइफल में मिल गया, पोर्क एंड बीफ्स, गाय और सुअर की चर्बी वाला कारतूस के कारण। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट। जैसा अभी हम लोग देखे लॉर्ड डलहौजी, यहां से ध्यान से समझिएगा, एक प्रश्न यहां से अलग से भी जुड़ा हुआ है। तो आपसे एक प्रश्न पूछेगा कि डाक टिकट किसने जारी किया, तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लास्ट में हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्न भी करेंगे, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन होता है, और आप लोग प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक वाइज टॉपिक आप लोग प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। तो देखिए लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड क्या है यहां पर, 1848 से 1856, यानी कि 1857 के विद्रोह के समय क्या लॉर्ड डलहौजी गवर्नर था, तो बोलेंगे सर नहीं था, 1857 में तो नहीं था। तो फिर इसके बाद कौन आया, इसके बाद आया है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, राइट। लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर था, यही गवर्नर था लॉर्ड कैनिंग। मैक्सिमम बच्चा लोग जो नहीं समझा है, लॉर्ड डलहौजी को टिक लगा देता है, क्योंकि फेमस नाम है। ऐसे नहीं करना है आपको। 1857 के समय गवर्नर था लॉर्ड कैनिंग, जो 1856 में एक गया, डलहौजी गया और यह आया, राइट। और जनरली 5 साल रहने का कॉन्सेप्ट था गवर्नर को, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही रह गया था। तो 1856 से लेकर 1862 तक गवर्नर था लॉर्ड कैनिंग, राइट। तो आप देख रहे हैं 56 के बाद 57 आएगा ना, बिल्कुल आएगा 1857। तो 1857 के समय गवर्नर कौन हो गया, लॉर्ड कैनिंग, और 56 में ही आ गया है। लॉर्ड कैनिंग भी एक ऐसा नियम बनाया 56 में ही, कब नियम बनाया, 1856 में। इसके जाते जाते, लॉर्ड डलहौजी के जाते जाते ही आया। अभी विद्रोह शुरू नहीं हुई है, 56 अभी चल ही रहा है। और 1856 में 1856 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा एक नियम बनाया गया सैनिकों के लिए, और बहुत ही खतरनाक नियम था। इसका नाम था सामान्य, आप नोट कर सकते हैं, सामान्य जनरल सर्विस, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम, राइट। सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम, इसके लिए
इंग्लिश में है जनरल सर्विस। जनरल सर्विस, यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट। इनलिस्टमेंट इनलिस्टमेंट एक्ट। अब इनलिस्टमेंट का मतलब होता है भर्ती, ठीक। सर्विस मतलब सेवा, जनरल माने सामान्य, एक्ट माने अधिनियम। आ गया ना, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम, जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट कब बना? 1856 में। डेट भी पूछा जाता है, तारीख भी पूछ लिया जाता है। और यह अधिनियम किसने बनाया? लॉर्ड कैनिंग ने बनाया। आपसे यही प्रश्न पूछेगा कि सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम किसने चलाया या किसने बनाया, तो लॉर्ड कैनिंग टिक लगाइएगा। और डाक टिकट किसने चलाया, तो लॉर्ड डलहौजी टिक लगाइएगा। क्लियर? तो इस अधिनियम में आखिर क्या था कि इतना बवाल हो गया? इस अधिनियम में यह था कि भारतीय सैनिकों को नौकरी करने से पहले एक लेटर पर शपथ पत्र लिखना पड़ता था। उस शपथ पत्र में लिखा होता था कि आपको नौकरी करने के लिए कहीं भी भेजा जा सकता है। भारत से बाहर आपको अफगानिस्तान भेज देंगे, भारत से बाहर आपको बर्मा भेजा जाएगा, भारत से बाहर श्रीलंका भेज देंगे, भारत से बाहर सिंगापुर भेज देंगे। जहां जहां अंग्रेजों का कॉलोनीज था वहां कहीं भी आपको नौकरी करने के लिए भेजा जा सकता है। अब भारतीय सैनिक गरीब थे, सिपाही में भर्ती इसलिए हो रहा है कि गरीब है, तो मजबूरी में हस्ताक्षर करके साइन करके दे दिया। तो बोली सर इसमें नुकसान ही क्या है, भारत की जगह पर अफगानिस्तान नौकरी कर लेगा, आप दूसरी जगह चला जाएगा, बर्मा चला जाएगा, म्यांमार नौकरी करने चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? होगा। भारतीय धर्म के अनुसार, भारतीय धर्म के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति सैनिक भारत से बाहर, जैसे भारत से बाहर बर्मा चला गया यानी म्यांमार चला गया, राइट, भारत से बाहर म्यांमार या बर्मा चला गया, और इसी का नाम है, बर्मा को ही म्यांमार कहते हैं, और वहां नौकरी कर लिया, या अफगानिस्तान चला गया वहां से नौकरी कर लिया, और जब नौकरी करके वापस आएगा भारत में, तो यहाँ के लोग इसको धार्मिक रूप से भ्रष्ट मानेगा, समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। कारण, और कारण में हम लोग देख रहे थे राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण यानी कि पॉलिटिकल काउजेज, राइट। राजनीतिक कारण यानी कि पॉलिटिकल काउजेज देख रहे थे। राजनीतिक कारण वो कौन कौन सा वजह था जिसके कारण 1857 का विद्रोह हुआ? 1857 के सिपाही विद्रोह के लिए एक महत्वपूर्ण कारण राजनीतिक कारण भी था, पॉलिटिकल काउजेज भी था। इस राजनीतिक कारण में भारत के गवर्नर इस समय के लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी इस समय का गवर्नर था। इसका टाइम पीरियड हम लोग बात किए हैं 1848 1848 से लेकर 1856 1848 से लेकर 1856 तक का जो समय है, यहां तक का जो टाइम पीरियड है, यह लॉर्ड डलहौजी का समय है। और लॉर्ड डलहौजी एक नई नीति को प्रारंभ किया, और इस नीति का नाम था हड़प नीति। यहां से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने जो एक नीति चलाया, इस नीति का क्या नाम था? हड़प नीति। और हड़प नीति को ही हम लोग कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो दो तीन नाम है, इसको एक एक करके हम लोग नोट करेंगे। क्या नाम है? हड़प नीति। हड़प नीति, या हड़प नीति अगर नहीं दिया ऑप्शन में तो इसी का नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स,
हड़प नीति को ही कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, या इसी का एक और नाम है दयावसान सिद्धांत। दयावसान सिद्धांत, राइट। तो आप तीनों में से आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ऑप्शन कुछ भी दिया जा सकता है। आउट ऑफ द 3 ऑप्शंस, तीनों ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट किया जा सकता है। हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या दयावसान का सिद्धांत, तीनों एक ही है। और इसे किसने प्रारंभ किया? इसे लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट किया, राइट। कब शुरू किया? तो 1848 में, जैसे ही गवर्नर बना 1848 में, 1848 में इसने सबसे पहले इस नीति के तहत महाराष्ट्र में एक प्रांत था, आप मैप में देखेंगे महाराष्ट्र, देखिए पश्चिम भारत में यहां, तो महाराष्ट्र में एक प्रांत है मुंबई के पास, मुंबई में सतारा प्रांत। महाराष्ट्र में मुंबई में एक प्रांत था सतारा। सतारा कहां है? महाराष्ट्र। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रश्न है। महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में भी अगर पूछा तो उस समय का नाम बंबई था। मुंबई तो अब नाम हो गया है, तो यहां पर पुराना नाम नया नाम जैसा देगा, तो महाराष्ट्र के वर्तमान मुंबई या बंबई में था, राइट। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि हड़प नीति के तहत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत सबसे पहले किस प्रांत को हड़पा गया, किस प्रांत को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया? तो हम लोग का आंसर होगा 1848 में सबसे पहले महाराष्ट्र का एक प्रांत था सतारा, इसको सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम लॉर्ड डलहौजी ने अपने साम्राज्य में मिला लिया, राइट। तो ये आपको याद रखना है। सतारा कहां है? कभी कई बार ऑप्शन में क्या क्या देता है? सतारा है पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में, उत्तरी भारत में, दक्षिणी भारत में, इस तरह का ऑप्शन देता है। तो यहां देखिए, आप यहां से अगर कैलकुलेट करेंगे तो इधर को कहते हैं पूर्व, इसको कहते हैं उत्तर, यह है दक्षिण, और यह है पश्चिम वेस्ट। तो कहां चला जाएगा? पश्चिम भारत में। सतारा वेस्टर्न इंडिया में, पश्चिम भारत में इसका पोजीशन है। दैट्स क्लियर? तो जी सर क्लियर। अब आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे यहां दयावसान का सिद्धांत को आगे बढ़ते हुए, तो जानेंगे पहले कि ये क्या था, दयावसान का सिद्धांत क्या था। तो जैसा नाम से लग रहा है हड़प नीति, है ना। हड़प नीति का मतलब ही हो रहा है हड़प लेना। क्या हड़प लेना? उसके प्रांत को, उसके साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लेना, अपने साम्राज्य में जोड़ लेना। वो कैसे था? तो जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र का राजा है और उसकी पत्नी यानी रानी है, राज्ञी है, राजा और रानी। अब मान लीजिए कि इनका कोई अपना वैध पुत्र नहीं है। अब बोलिए सर वैध पुत्र का मतलब क्या हो रहा है? वैध पुत्र का मतलब हो रहा है वैलिड सन। पुत्री की बात नहीं किए हैं, वैध सन की बात की है, सिर्फ बेटा का बात किए हैं, बेटा। तो मान लीजिए अपना कोई बेटा नहीं है, अपना कोई बेटा नहीं है राजा का, यानी रानी से कोई पुत्र हुआ ही नहीं। पुत्री हुई है, लड़की हुई है, तो लड़की के लिए नहीं है। तो इस कंडीशन में राजा रानी क्या करते थे? दत्तक प्रथा, यानी कि इन लोग दोनों मिलकर किसी राजा के बेटा को या किसी भी बच्चे को इन लोग जनरली क्या करेंगे? गोद ले लेंगे, गोद ले लेंगे, एडॉप्ट कर लेंगे। एडॉप्ट, एडॉप्ट मतलब क्या होता है? गोद ले लेना। तो इसे गोद ले लिया जा रहा है, अडॉप्ट कर लिया जा रहा है, इसीलिए इसे गोद लेने की प्रथा भी कहा जाता था। तो जब गोद ले लिया गया, एडॉप्ट कर लिया गया, और राजा की मान लीजिए मृत्यु हो गई, डेथ हो गया, तो राजा के मरने के बाद पूरा का पूरा साम्राज्य, पूरा का पूरा किला, पूरा का पूरा जमीन जायदाद,
किसको मिलना चाहिए? इसके बेटे को मिलना चाहिए। जिस बेटा को इसने गोद लिया है उसको मिलना चाहिए। लेकिन अंग्रेजों ने यही नियम बनाया, लॉर्ड डलहौजी ने यही नियम बनाया कि गोद लिया हुआ बेटा को हम लोग वैलिड नहीं करेंगे। इसको दत्तक पुत्र भी कहा जाता था। दत्तक, गोद लिया हुआ के लिए एक शब्द आएगा दत्तक पुत्र। तो इसने साफ कह दिया कि दत्तक पुत्र को यानी गोद लिए हुए बेटा को हम लोग वैलिड नहीं करेंगे। तो जब गोद लिए हुए बेटा को आप वैलिड नहीं करेंगे तब क्या होगा? तो इस कंडीशन में आपका साम्राज्य खत्म। आपके साम्राज्य को अंग्रेज अपने साम्राज्य में मिला लेगी। तो बताइए कोई राजा या कोई रजवाड़ा या रानी इस चीज को बर्दाश्त करेगा क्या? तो नहीं सर, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि आपका साम्राज्य है, आपका बनाया हुआ एम्पायर है। तो इस एम्पायर को कैसे कोई ले सकता है ना? लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने अपने जो बनाए हुए नियम है, जिसको हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कह रहे हैं, हड़प नीति कह रहे हैं, इस हड़प नीति के तहत 1848 में 1848 ईस्वी में इस नीति के तहत सबसे पहली बार सतारा प्रांत को हड़प लिया, राइट, और इसे अंग्रेजी साम्राज्य में, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला भी लिया। तो आपसे यह प्रश्न पूछा जाएगा। अब आगे पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा साम्राज्य है जिसको हड़प नीति के तहत नहीं हड़पा गया था। तो पहले एक ट्रिक देख लीजिए आप। स ज स ब उ झ ना क। अब देखिए ये जो ट्रिक बनाए हैं, एक एक प्रांत का ट्रिक है। एक ट्रिक, दो ट्रिक। एक प्रांत का नाम है ऐसा प्रांत जिसको अंग्रेजों ने यानी लॉर्ड डलहौजी ने हड़प लिया, राइट। अपने हड़प नीति के तहत, अपने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की तहत अंग्रेजों ने इसको हड़पा। तो यहां से प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि उन प्रांतों को क्रम से विन्यस्त कीजिए, अरेंज कीजिए। तो फिर आपको ट्रिक याद रहेगा, तो बहुत आराम से आप इसको सजा पाएंगे। अदरवाइज आपको डेट याद रखना पड़ेगा और डेट आप भूल भी जाएंगे। तो फार बेटर होगा कि आप याद रखिए स ज स ब उ झ ना। अब स का मतलब यहां होता है सतारा। स का मतलब है सतारा। सतारा के बारे में बात कर चुके हैं। इसका डेट आप याद रखेंगे। इसका डेट इसलिए याद रखेंगे क्योंकि यह सतारा सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम में अंग्रेजी साम्राज्य में जोड़ा गया है, ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया है। इसलिए इसका नाम आप याद रखेंगे सतारा का, राइट। दूसरा नंबर पर है सतारा के बाद जैतपुर। जैतपुर आप नोट करते जाएंगे और समझते भी जाएंगे। जैतपुर। थर्ड नंबर है संबलपुर। संबलपुर, राइट। जैतपुर, संबलपुर। नेक्स्ट नंबर पर है बघाट। बघाट। और उसके बाद है उदयपुर। उदयपुर। और उसके बाद है झांसी। इसका डेट हम लोग याद रखेंगे झांसी का, इसलिए क्योंकि झांसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रांत था और झांसी को 1853 में 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी द्वारा हड़प नीति के तहत हड़प लिया गया था। उसके बाद है यहां ना फॉर है नागपुर। उसके बाद नागपुर को अपने साम्राज्य में मिलाया। लास्ट में देखिए यहां एक है करौली। लेकिन ध्यान देंगे करौली एक ऐसा प्रांत था जिसे बाद में लौटा दिया गया था, यानी इस पर हड़प
हड़प नीति लौटा दिया गया था। इस पर हड़प नीति करौली पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, करौली पर हड़प नीति लागू नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं प्रांतों पर हड़प नीति लागू है। तो यहां से प्रश्न पूछा जाएगा कि हड़प नीति किन क्षेत्रों में लागू है, किन क्षेत्रों में लागू हुआ, या कभी कभी ऐसे प्रश्न देता है कि हड़प नीति निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं हुआ, नहीं वाला भी प्रश्न पूछता है सम टाइम। तो अगर ऐसे पूछेगा तो आप बहुत आराम से ट्रिक से बता सकते हैं, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, इतना पर लागू हुआ, इसको तो लौटा दिया गया, इतना पर लागू हुआ, बाकी पर लागू नहीं होगा, इसको लौटा दिया करौली को। तो ये नाम देखिए क्रम से लिखा हुआ है, तो यहां से दो तरह का प्रश्न आएगा। एक तो आएगा कि क्रम से सजाइए, है ना, एक देगा क्रम से सजाइए यानी रिदम से सजाइए, पहले कौन फिर कौन फिर कौन, और एक पूछेगा कि किसको हड़प नीति के तहत नहीं हड़पा गया था। तो हम लोग क्रम से भी सजा लिए, इसको देख लीजिए, और अगर इसको नहीं वाला प्रश्न आएगा तब भी हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि जिस किसी को हड़पा गया था उसके बारे में हम लोग जान रहे हैं कि इन प्रांतों को हड़प लिया गया है, राइट। अब इसके बाद आगे हम लोग जानते हैं, तो हम लोग कौन कौन सा कारण देख लिए। पहला हम लोग देखे थे सैन्य कारण, दूसरा देख लिए राजनीतिक कारण, तीसरा देख रहे हैं हम लोग धार्मिक कारण और सामाजिक कारण। दो बचे हुए हैं अभी कारण में, तो आइए सामाजिक कारण को देखते हैं। पहले देखिए, सामाजिक कारण का मतलब होता है कि समाज में अंग्रेजों के आने से क्या बदलाव हुआ, क्या अंग्रेजों ने नियम बदल डाले, और जब उन लोगों ने नियम चेंज किया, रूल बदला, तो उससे क्या भारत के लोग प्रभावित हुए, क्या भारत के लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, क्या समाज की बनी बनाई व्यवस्था को अंग्रेजों ने बिगाड़ा। तो भारतीयों को ऐसा लगता है कि हाँ बिगाड़ा, हालांकि ये लोग अच्छा ही काम किया है, लेकिन भारतीयों को लगता है कि हाँ ये बिगाड़ा, क्योंकि समाज में, भारत के समाज में उच्च वर्ग, जो हाई क्लास वाले थे, उच्च वर्ग अभी भी बहुत अच्छे तरीके से जीवन जी रहे हैं, कई विवाह कर रहे हैं, इनमें विधवा विवाह बहुत कम है, सती प्रथा का प्रचलन है ना। और एक है निम्न वर्ग, तो निम्न वर्ग तो मान लीजिए ठीक ठाक चल ही रहा था, इन लोग को बहुत फर्क नहीं पड़ रहा था। निम्न वर्ग यानी जो जाति से निम्न है, जिनका अर्थव्यवस्था खराब है, वे निम्न वर्ग में है। तो निम्न वर्ग प्रभावित बहुत कम हुआ, ना के बराबर। आपसे पूछा जाएगा कि अंग्रेजों के आगमन के पश्चात या अंग्रेजों के या ब्रिटिशों के आने के बाद सामाजिक परिवर्तन सबसे ज्यादा किस वर्ग पर पड़ा, यानी कौन सा वर्ग सबसे अधिक सामाजिक परिवर्तन से प्रभावित हुआ। तो हम लोग आंसर करेंगे सबसे अधिक हाईएस्ट क्लास वाले लोग, उच्च वर्ग वाले लोग सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं, हाईली इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं उच्च वर्ग वाले लोग, राइट। इनमें क्या था, सती प्रथा का प्रचलन था। अब सती प्रथा क्या था, इसको आप लोग जानते ही हैं। सती प्रथा का मतलब होता है, सती प्रथा का मतलब था कि यदि पति का मृत्यु हो जाए, पति का डेथ हो जाए, तो इस कंडीशन में पति के मृत्यु के साथ ही उसकी पत्नी को आग में यानी चीता में जला दिया जाता था, यानी पत्नी को भी मार दिया जाता था। कैसे, तो इसे नशा देकर या डंडे से पीट कर घायल कर और उसको आग के हवाले कर दिया जाता था, यानी एक साथ दोनों की मृत्यु। तो देखिए बड़ा ही अमानवीय घटना है, बड़ा ही जघन्य अपराध है एक तरह से। तो यह प्रथा उच्च वर्ग में फैला हुआ था ज्यादा, और उच्च वर्ग में कौन थे, तो उच्च वर्ग में ब्राह्मण थे, उच्च वर्ग में ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण के साथ साथ क्षत्रिय थे। क्षत्रिय मतलब राजपूत तो नहीं होता है, लेकिन
हम यहाँ पर समझने के लिए राजपूत ही कहेंगे, राइट, क्षत्रिय शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। तो ब्राह्मण थे और क्षत्रिय, ये दो समाज के ऊंचे वर्ग के लोग थे। तो सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों में फैला हुआ था ये सती प्रथा। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद, और भारत के ही एक व्यक्ति थे राजा राम मोहन राय, समाज में इसका डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन यहां थोड़ा सा जानना पड़ेगा आपको। राजा राम मोहन रॉय एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता थे, समाज सुधारक थे। और इस समय एक अंग्रेज था लॉर्ड विलियम बेंटिक, राइट। तो यहां पर क्या हुआ, इसको आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। सती प्रथा को देखिएगा 1828 में, 1828 में, या कभी कभी डेट 1829, 1829 भी लिखा रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसको याद रखना है आपको। देखिए 1857 से पहले की घटना है ना, तो जी सर बिल्कुल पहले की घटना है, क्योंकि 1828 या 1829 की बात हम लोग कर रहे हैं। तो 1828 या 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। सती प्रथा को समाप्त करने वाला एक अंग्रेज गवर्नर था विलियम बेंटिक। तो इसका डिटेल हम लोग बात करेंगे, एक टॉपिक ऑलरेडी है सामाजिक व्यवस्था, लेकिन यहीं पर नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रश्न इससे जुड़ा हुआ है तो आ सकता है। विलियम बेंटिक नाम लिख लीजिएगा, सीधा प्रश्न आता है। विलियम बेंटिक, राइट। विलियम बेंटिक एक अंग्रेज था और इसने एक नियम बना दिया। उस नियम का नाम था 10 और 5 15 और 2 17। अब आपको याद रहेगा, अधिनियम 17 पारित किया गया। इसने एक नियम बनाया और इस नियम को कहा जाता है अधिनियम 17, राइट। तो लॉर्ड डलहौजी ने अधिनियम 17 पारित किया और इस अधिनियम 17 के तहत, इस अधिनियम 17 के तहत एक कानून पारित कर दिया गया, एक कानून बना दिया गया, जिसमें यह साफ कर दिया गया कि अब सती प्रथा गैर कानूनी है। यदि किसी भी महिला को जबरन सती करवाया गया या किसी भी तरीके से सती करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, तो उसको अंग्रेजी सरकार दंड देगी। और ऐसा विलियम बेंटिक को कानून बनाने में सहायता करने वाले भारत के ही समाज सुधारक थे। उनका नाम है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, राइट। तो राजा राम मोहन रॉय के सहयोग से विलियम बेंटिक ने इस सिस्टम को खत्म करवा दिया। अब जरा सोचिए कि अगर यह सती प्रथा एंड होती है, सती प्रथा समाप्त किया जाता है, तो सबसे ज्यादा समाज के किस वर्ग को नुकसान होने वाला है? यहां से प्रश्न पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा समाज के उच्च वर्ग को, जो टॉप क्लास के लोग हैं, उन्हीं को प्रॉब्लम था, क्योंकि उन्हीं के बीच में सती प्रथा का बोलबाला ज्यादा था। तो इसलिए ये अंग्रेजों के एक तरह से विरोधी हो गए, अंग्रेजों के अगेंस्ट में हो गए। इसका मतलब हो रहा है कि 1857 का जब विद्रोह होगा तो राजा रजवाड़े भी भाग लेंगे। क्यों? क्योंकि हड़प नीति के तहत उनका साम्राज्य हड़प लिया गया, उनका किला हड़प लिया गया। सिपाही तो भाग लेंगे ही लेंगे, इसीलिए इसका नाम सिपाही विद्रोह पड़ा हुआ है। हिंदू भी भाग लेंगे, मुस्लिम भी भाग लिए, क्लियर, और किसान भी बाद में भाग लेंगे, और छोटे छोटे रजवाड़े भी भाग लेंगे, लेकिन जमींदार भाग नहीं लेगा, लैंडलॉर्ड्स भाग नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि उन लोग मिडिल मैन था, उन लोग अंग्रेजों से लाभ लेना सीखा सिर्फ। तो यहां तक हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे धार्मिक कारण में, राइट। इतना आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। जो बोर्ड पर दिखाई दे रहा है वह प्रश्न है, परीक्षा में आने वाला डायरेक्ट प्रश्न है, इसीलिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए।
क्लियर। आगे देखिएगा नेक्स्ट, अब हम लोग आते हैं जो नेक्स्ट वजह कारण है, इसको हम लोग दे रहे हैं यहां पर धार्मिक कारण। धार्मिक का मतलब होता है धर्म से रिलेटेड, सेक्ट से रिलेटेड। ये धार्मिक कारण क्या है? सेक्टियल काउजेज, राइट। सेक्ट मतलब होता है धर्म। तो एक जो है धर्म का भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको हम लोग धार्मिक कारण कह रहे हैं, सेक्टियल काउजेज। इसमें क्या है कि अंग्रेज चाह रहे हैं कि भारत में ईसाई धर्म का बोलबाला हो। ईसाई धर्म इसलिए चाह रहे हैं कि यदि अंग्रेजों ने ईसाई धर्म को मान रखा है कि यदि ईसाई धर्म फैल जाए, क्रिश्चियनिटी भारत में आ जाए, ईसाई धर्म भारत में फैल जाए, तो लोग हमारे समर्थक हो जाएंगे, हमारे फॉलोअर्स हो जाएंगे, तो फिर विद्रोह नहीं होगा, लॉन्ग टर्म तक, लंबी अवधि तक भारत पर शासन करना संभव हो पाएगा। तो इसी दृष्टिकोण से अंग्रेजों ने इस प्रकार का प्लानिंग किया। अब इसमें प्रलोभन देना शुरू किया, धर्म के नाम पर अंग्रेजों ने प्रलोभन देना शुरू किया। क्या प्रलोभन दिया? कि यदि कोई भी हिंदू यदि अपना धर्म बदल लेता है, अपना धर्म परिवर्तित कर लेगा, चेंज कर लेगा, तो ईसाई धर्म बन जाएगा, तो इस कंडीशन में, इस स्थिति में उसको कर नहीं देना पड़ेगा, इससे टैक्स नहीं लिया जाएगा। अगर हिंदू का ट्रांसफॉर्मेशन ईसाई धर्म में हो जाए तो जो कर दे रहा है या जो कर बकाया है, जो टैक्स बकाया है, जो कर रिमेनिंग है, इस टैक्स को पे करने की जरूरत नहीं है, बल्कि कर में छूट दिया जाएगा। तो एक तरह से इस प्रकार का प्रलोभन देकर, इस प्रकार का ग्रीड देकर, इस प्रकार का लालच देकर और अंग्रेज अपना धर्म को भारत में प्रचारित प्रसारित करने में लगे थे, जिससे हिंदू वर्ग काफी नाराज था। कई लोग मजबूरी में ईसाई बन रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में है कि हम हिंदू थे और देखो हमें ईसाई बना दिया गया। तो ये नाराज थे, और जब विद्रोह का माहौल बना तो ऐसे लोग भी इस विद्रोह में शामिल हो गए। दैट्स क्लियर। तो जी सर क्लियर। तो हम लोग क्या क्या देखे अभी तक? हम लोग यहां पर देखे 1857 के विद्रोह का कारण देखे। कारण में दो कारण देखे। पहला देखे तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण, और दूसरा क्या देखे? परंपरागत कारण, परंपरागत कारण, राइट। तो तात्कालिक कारण के अंतर्गत जो पढ़े आपके सामने था, और परंपरागत कारण के अंतर्गत भी जो भी देखे वो सब आप देखे। तो यह रहा हमारा कारण। क्लियर। 1857 का विद्रोह का अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रारंभ। यह रेबेलियन कहां से प्रारंभ हुआ, कहां से स्टार्ट हुआ और कैसे रन किया, इसको हम लोग देखने वाले हैं। ओके। तो आप क्या देखेंगे कि 1857 का विद्रोह एक सिपाही ने, एक मिलिट्री ने स्टार्ट किया, इसीलिए इसको सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। सिपाही विद्रोह का मतलब नाम से ही लग रहा है, सिपोई म्यूटिनीज, राइट। उस सिपाही का नाम हम लोग पढ़ेंगे मंगल पांडे, राइट। मंगल पांडे बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, हम लोग फोटो भी देखेंगे। तो मंगल पांडे मिलिट्री से बिलोंग कर रहे थे, और एक 34वां इन्फेंट्री, 34th, यहां से प्रश्न पूछा जाएगा। 34वीं इन्फेंट्री, इन्फेंट्री का मतलब होता है रेजिमेंट, यानी कि सैनिकों की जो बटालियन थी वो 34वीं बटालियन, 34th बटालियन से बिलोंग कर रहे थे, 34वीं बटालियन से बिलोंग कर रहे थे, 34th बटालियन, राइट। अब आप देखेंगे कि यह विद्रोह
एक्चुअली ये मंगल पांडे कहाँ थे, तो बंगाल में इनका पोस्टिंग था। बंगाल में कहा, तो बंगाल में छावनी, छावनी का मतलब होता है जहां सैनिक रहते हैं, जहां मिलिट्री होल्ड करते हैं, उसको छावनी कहा जाता है। और उस छावनी का नाम था बैरकपुर, बैरकपुर, बैरकपुर छावनी, राइट। तो बंगाल के बैरकपुर छावनी से बिलोंग करने वाले थे मंगल पांडे, और यहां से विद्रोह की शुरुआत हुई। मंगल पांडे ने विद्रोह का नींव रख दिया। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि 1857 के विद्रोह का शुरुआत बंगाल से हुआ, और बंगाल में कहां से, तो बैरकपुर छावनी से। यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि कहां से शुरू हुआ, आंसर करेंगे बैरकपुर छावनी। यहां एक ऑप्शन, एक विकल्प और देता है। अब इसको हम लोग मानचित्र के माध्यम से देखेंगे और उस विकल्प पर भी आएंगे, दूसरा विकल्प। तो देखिए हमारा मानचित्र है और फिजिकल, भौतिक मानचित्र है। फिजिकल और पॉलिटिकल दो तरह का नक्शा होता है। पॉलिटिकल में क्या होता है, राजनीतिक नक्शा में क्या होता है कि स्टेट का बाउंड्री बनाया हुआ रहेगा। जैसे देखिए यहां बाउंड्री बना दिया ऐसे, ये देखिए बाउंड्री बना दिया ऐसे। यह जो बाउंड्री बना हुआ है, अगर ऐसे स्केच कर दिए तो इसको कहा जाएगा राजनीतिक नक्शा। और अगर स्केच नहीं है तो बोलेंगे फिजिकल मैप, भौगोलिक, भौतिक नक्शा। तो आप देखिए यहां के बाद, ये झारखंड राज्य है, अभी जो प्लॉट किए झारखंड है। इसके बाद वाला जो देख रहे हैं इधर आप ऐसे, यह आपका पूरा बंगाल का एरिया है, वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम बंगाल में बैरकपुर छावनी, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र जहां बैरकपुर है, तो देखिए ए वेस्ट बंगाल है, डब्ल्यू भी लिख दिए, और यहां पर कौन सा हो जाएगा, बैरकपुर छावनी। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर छावनी से 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ, राइट। तो यह प्रश्न डायरेक्ट ऐसे ही आएगा। लेकिन अगर बैरकपुर छावनी ऑप्शन में नहीं रहा, तब क्या करेंगे, तब आपको उत्तर प्रदेश में आना है। क्यों आना है, इसका एक कहानी बताएंगे अभी। तो यहां देखिए उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में एक जगह है मेरठ, मेरठ। तो एक्चुअली वास्तव में 1857 का विद्रोह वास्तविक रूप से मेरठ से ही प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन में यदि बैरकपुर छावनी नहीं रहा तो आपको मेरठ टिक लगाना है, आंसर आपको मेरठ करना है। और कई बार दोनों ऑप्शन दे देता है, बैरकपुर भी दे देगा और मेरठ भी दे देगा। खासकर जब आप बिहार का परीक्षा देंगे, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी का अगर एग्जाम लिखेंगे, तब तो वहां पर आपको बैरकपुर छावनी बंगाल ही आंसर देना है, राइट। और नहीं तो अगर दोनों ऑप्शन दे दिया तो बैरकपुर छावनी लगा देना है। और अगर एक रहेगा तो दोनों में से जो रहेगा लगा दीजिएगा। मेरठ रहेगा तो मेरठ, और मेरठ कहाँ है, मेरठ उत्तर प्रदेश में। और बैरकपुर छावनी रहेगा तो बैरकपुर छावनी लगा दीजिएगा। तो 1857 के विद्रोह का शुरुआत कहां से हुआ, पश्चिम बंगाल के बैरकपुर छावनी से हुआ। क्लियर। आगे चलकर वास्तविक रूप से मेरठ से हुआ था। ये भी प्रश्न आपका क्लियर हो गया। अब देखिए एक डेट पर आते हैं हम लोग, एक तिथि समझेंगे। मंगल पांडे जो 34वीं रेजिमेंट के सैनिक थे, और जो चर्बी वाला कारतूस था, एनफील्ड राइफल और ब्राउन बेस राइफल, याद आ रहा होगा आप लोग को। पुराना राइफल का नाम था ब्राउन बेस और नए राइफल का नाम था एनफील्ड्स। तो पुराने राइफल के स्थान पर यानी ब्राउन बेस को रिप्लेस करके एनफील्ड्स नया राइफल लाया गया था। मंगल पांडे अपने ट्रूप्स को मना कर दिया था कि एक गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई कारतूस के कैप को कोई नहीं खींचेगा। लेकिन
अंग्रेज अधिकारियों के मनाने के बाद मंगल पांडे मान गया था, क्योंकि अंग्रेजों ने सफाई दे दिया कि इसमें गाय और सूअर की चर्बी नहीं लगी हुई है। तो मंगल पांडे भरोसा करके और सैनिकों को आदेश दे दिया कि ठीक है तुम लोग यूज करो। लेकिन जब मंगल पांडे को वास्तविकता का पता चला कि नहीं इसमें सच में गाय और सूअर की चर्बी लगी है, तो मंगल पांडे ने एक अंग्रेज अधिकारी को गोली मार दी। जनरल बॉग, अंग्रेज अधिकारी जनरल बॉग को इसने गोली मार दी। राइट। अब मंगल पांडे पर फतवा जारी हो गया और 29 मार्च को मंगल पांडे गिरफ्तार कर लिए गए, अरेस्ट कर लिए गए और इनको 8 अप्रैल, ये डेट आपको याद रखना पड़ेगा, 8 अप्रैल 1857, 8 अप्रैल 1857, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया। राइट। अब मंगल पांडे को फांसी दे दिए जाने के बाद जितने भी सैनिक थे वे काफी उग्र हो गए और विद्रोह की शुरुआत, विधिवत रूप से विद्रोह की शुरुआत 10 मई से हुई। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ? ये डेट आप याद रखेंगे, 10 मई, 10 मई। हालांकि विद्रोह शुरू करने का एक अलग डेट रखा गया था, प्लानिंग था लोगों का कि एक निश्चित तिथि पर हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन 10 मई को ही स्टार्ट करना पड़ा। इसके पीछे कारण था, बताएंगे आगे चलकर। तो 10 मई को, 10 मई 18 था, अंतिम मुगल बादशाह था, इसका नाम था बहादुर शाह टू, मुगल बादशाह, अंतिम मुगल बादशाह। यहां से आपसे प्रश्न अलग पूछा जाएगा कि 1857 के विद्रोह में कौन मुगल शासक भाग लिया? तो अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह द्वितीय। नोट कर लीजिएगा आप लोग, बहादुर शाह टू। और बहादुर शाह द्वितीय का ही एक टाइटल था जफर। तो इसको हम लोग दोनों ही नाम से पुकारते हैं, ऑप्शन दोनों ही देगा, बहादुर शाह द्वितीय भी दे सकता है या बहादुर शाह जफर भी वहां लिखा हुआ रहेगा। तो मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में दिल्ली में कमान संभाला गया और ये दिल्ली से नेतृत्व करने लगे। राइट। तो इस तरीके से 1857 का विद्रोह एक बड़ा नेचर पर आ गया, एक बड़ी प्रकृति पर आधारित हो गई। तो आप यहां से देख लिए, एक प्रश्न आपसे यहां पूछेगा कि दिल्ली से नेतृत्वकर्ता कौन था? तो हम लोग बोलेंगे दिल्ली से नेतृत्वकर्ता मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर था। ठीक है। अब हम लोग आगे समझते हैं। अब देखिएगा 1857 का जब सिपाही विद्रोह, मिटा देते हैं इसको, बना लीजिए आप लोग। 1857 का जब सिपाही विद्रोह शुरू हुआ तो इस विद्रोह में भाग लेने वाले कौन कौन थे? राइट। तो हम लोग देखें कि जो भी शोषित वर्ग होंगे, जिनका भी एक्सप्लॉयटेशन हुआ होगा, जिनका शोषण हुआ था, वे सब के सब 1857 के सिपोही मूवमेंट में, सिपाही विद्रोह में भाग ले रहे थे। क्लियर? तो जरा बताइए कौन कौन भाग लेने वाले थे, किनका शोषण हुआ? तो पहला तो बोलेंगे सैनिक या सिपाही का शोषण हुआ, सिपाही का या सैनिक का, इसीलिए इसको हम लोग सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट पर देखेंगे, सिपाही के बाद कृषक यानी काश्तकार, किसानों का भी शोषण हुआ है, मजदूर का भी शोषण हुआ है। तो किसान और मजदूर भी भाग लिए। अगर सामाजिक स्थिति में बात करेंगे तो इसमें हिंदू भी शामिल थे और मुस्लिम भी शामिल थे, इसीलिए हिंदू एवं मुस्लिम
दोनों का मिला जुला विद्रोह हम लोग मानते हैं इसको। फोर्थ नंबर में हम लोग देखेंगे, चौथा नंबर में और कौन शामिल हुआ, रजवाड़े शामिल हुए। रजवाड़े कैसे, कौन सा रजवाड़ा, तो जो रजवाड़े थोड़े बड़े थे, जिनका अपना किला था, जिनका अपना साम्राज्य था। जैसे हम नाम लेंगे नाना साहब का, कानपुर से थे नाना साहब। हम लोग बात करेंगे ग्वालियर के तात्या टोपे का, आरा शाहाबाद या जगदीशपुर से बिलोंग कर रहे थे वीर कुंवर सिंह। और सबसे इंपॉर्टेंट देखते हैं, झांसी से बिलोंग कर रही थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, दैट्स क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये सब क्या है, रजवाड़े हैं। तो रजवाड़ों ने भी हिस्सा लिया। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लिया, कौन भाग नहीं लिया, ऐसे प्रश्न आएगा। तो जो लेने वाले थे उसको हम लोग देख लिए, कौन भाग नहीं लिया, राइट। और नहीं लेने वाला में, तो नहीं लेने वाला में एक वर्ग है जो समाज का थोड़ा समृद्ध वर्ग ही है, और उसको हम लोग कहते हैं जमींदार। जमींदार को मध्यम वर्ग भी कहा जाता है, मीडियम क्लास भी कहा जाता है, मध्यम वर्ग। तो मध्यम वर्ग कहें तब या जमींदार कहें तब, दोनों एक हो गया, राइट। तो जमींदार या मध्यम वर्ग 1857 के रेबेल में, 1857 के विद्रोह में बिल्कुल भाग नहीं लिए, बल्कि इन लोग उल्टा काम किया। रेबेलियन को यानी विद्रोह को सप्रेस करने में, विद्रोह को दबाने में इन लोग काम साथ दिया। इन लोग क्या किया, विद्रोह को दबाने का रोल किया, विद्रोह को दबाया। ऐसा एग्जाम्पल है हम लोग के पास पंजाब में, है ना, पंजाब में ऐसा एग्जाम्पल है जहां कई जमींदार ऐसे थे, नाभा, पटियाला और जिंद के जमींदार। ये प्रश्न आपसे नहीं पूछेगा, सिविल सर्विस से पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो कई ऐसे जमींदार हैं अलग अलग तालुका के जो इस विद्रोह को दबाया, यानी अंग्रेजों का साथ दिया, यानी एक गद्दार निकले, राइट। तो मध्यम वर्ग या जमींदार 1857 के रेवेलियन में, 1857 के विद्रोह में ये भाग नहीं लिए। दे डोंट पार्टिसिपेटेड इन द रिवोल्ट ऑफ 1857, राइट। तो प्रश्न पूछे कौन भाग नहीं लिया, तो मिडिल मैन, जमींदार या मध्यम वर्ग आंसर कर देंगे। और कौन भाग लिया, तो लेने वाला आपका देख रहे हैं सिपाही, कृषक, मजदूर, हिंदू, मुस्लिम और रजवाड़े, ये 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले थे। दैट्स क्लियर। तो यहां तक आपको समझ में आ गया, तो जी सर समझ में आ गया। आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे यहां तक, बिल्कुल। अब हम लोग इसको एक मानचित्र के माध्यम से, ज्योग्राफिकल मैप जो हम देख रहे हैं, इसके माध्यम से दिखाते हैं कि नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे, किन किन क्षेत्रों में विद्रोह फैला और वहां नेतृत्व करने वाले लीडर्स कौन थे, और अंग्रेजों से कैसे इन लोगों ने संघर्ष किया, कैसे लड़ाई लोग, ठीक है। तो देखिए एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं, क्लियर। आप पहला चर्चा हम लोग पूर्वी भारत से लेते हैं। आप 1857 के विद्रोह के भौगोलिक एरिया को देखेंगे, ज्योग्राफिकल एरिया को, तो आप इस तरह से देखिए। साउथ इंडिया को पहले लीजिए। साउथ इंडिया देखिए, यहां से एक नदी आती है, नर्मदा नदी। ये नर्मदा नदी ऐसे मान लीजिए, यहां पर ऐसे है। इधर वाला को जनरली नॉर्थ बोल रहे हैं, उत्तर भारत, और इधर वाले को बोल रहे हैं साउथ इंडिया, दक्षिण भारत, राइट। यहां देखिए आपका मद्रास है, इस स्थान पर देखिए मद्रास, उत्तर भारत और दक्षिण भारत समझ में आ गया, यानी इसका बंटवारा नर्मदा नदी से किए हैं। तो जब भी हम बोलेंगे कि दक्षिणी भारत तो आपको समझ में आ जाएगा, उत्तरी भारत तभी समझ में आ जाएगा। तो दक्षिण भारत में यह प्रांत यहां मद्रास है। तो ऐसा है कि 1857 का
विद्रोह प्रारंभ होने से पहले, 1857 का विद्रोह प्रारंभ होने से पहले मद्रास में मिलिट्री ने, सैनिकों ने रेबेल शुरू किया था। मद्रास में सैनिकों ने विद्रोह किया, लेकिन इस विद्रोह को अंग्रेजों द्वारा बहुत ही निर्ममता से इस विद्रोह को दबा दिया गया, बहुत ही ताकत से सप्रेस किया गया और सैनिकों को इतनी क्रूएलिटी लाई गई, सैनिकों के लिए मिलिट्रीज को इतना हार्म किया गया कि फिर ये हिम्मत नहीं कर पाए, ये हिम्मत नहीं जुटा पाए कि हम लोग फिर से विद्रोह में भाग लेंगे, रेबेल में भाग लेंगे। इसलिए 1857 के विद्रोह के समय यह जो मद्रास का प्रांत है यह अछूता रह गया। अछूता रह गया मतलब यहां विद्रोह नहीं फैला। एक प्रश्न यह भी पूछता है कि किस क्षेत्र में विद्रोह नहीं फैला, तो हम लोग बोलेंगे दक्षिण भारत में मद्रास में यह विद्रोह नहीं फैला, साउथ इंडिया में मद्रास में नहीं फैला, और बाकी इधर साउथ इंडिया में और कहीं नहीं फैला। देखिए, है ना। तो क्यों नहीं फैला साउथ इंडिया में, अगर कारण पूछ दे कि दक्षिण भारत में क्यों नहीं फैला साउथ इंडिया में, तो इसका आंसर हम लोग करेंगे कि दक्षिण भारत में इसलिए विद्रोह नहीं फैला क्योंकि यहाँ सैनिकों के प्रति या सैनिकों के लिए बहुत ही अमानुषिकी व्यवहार किया गया था। सैनिकों को शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाई गई थी। इसलिए अगला बार ये सैनिक जो है मद्रास वाले लोग हिम्मत नहीं कर पाए और यह विद्रोह मेन सेंटर मद्रास था। अब जब मेन सेंटर में ही नहीं फैला, मुख्य केंद्र में नहीं फैला, तो बाकी स्थान पर फैलना संभव नहीं था। अगर मद्रास में होता तो बाकी जगह पर फैलता। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि 1857 का विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैल पाया, दक्षिण भारत अछूता रह गया। क्यों? क्योंकि वहां सैनिकों के, दक्षिण भारत सैनिकों के लिए बड़ा ही अमानुषिकी व्यवहार किया गया था और विद्रोह से पहले इन्हें बहुत शारीरिक दंड दिया गया था, जिसके कारण ये हिम्मत नहीं कर पाए, प्लानिंग नहीं कर पाए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका मतलब यह हो गया कि यह विद्रोह जो है दक्षिण भारत से कट गया, बाकी कहां बच गया? एक ईस्टर्न इंडिया पूर्वी भारत और एक पश्चिम भारत और उत्तर भारत। तो सबसे ज्यादा जो इसका सेंटर है, सब विद्रोह का जो सबसे बड़ा केंद्र था, मैप भी बना हुआ है, मैं भी यहां बनाकर दिखा देता हूं। सबसे बड़ा जो केंद्र था वह उत्तरी भारत है। इसको लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि विद्रोह 1857 का विद्रोह का फैलाव सबसे अधिक किस क्षेत्र में था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ इंडिया में था, उत्तरी भारत में था। राइट। देखिए, यह जो जोन है आपका उत्तर भारत वाला जोन, ए वाला जोन, तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ऐसे बंगाल तक का ऐसे ले लेते हैं। यह जो जोन है इधर का पूर्वी भारत हो गया, ए वाला उत्तर भारत, ए वाला पश्चिम भारत, और नीचे वाला दक्षिण भारत में ये फैला ही नहीं। राइट। तो सबसे ज्यादा जो केंद्र था, सबसे ज्यादा जो लड़ने वाले लोग थे उत्तर भारत से थे, नॉर्थ इंडिया से थे। तो प्रश्न कभी कभी डायरेक्शन वाइज पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह में सबसे अधिक किस क्षेत्र के सैनिक भाग लिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर भारत के सैनिक सबसे ज्यादा भाग लिए थे। राइट। आगे देखिए, अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि किस किस क्षेत्र में भाग लिए और कौन कौन से नेता 1857 के विद्रोह में भाग लिए। तो पूर्वी भारत में, ईस्टर्न इंडिया में बिहार आ जाते हैं। यहां देखिए, ये झारखंड है और ये बिहार है। बिहार में एक प्रांत है हमारा आरा। राइट। आरा, आरा एक जिला है बिहार का। और आरा में एक जगह था, आरा में ही इसी का नाम है जगदीशपुर। कोई भी ऑप्शन दे सकता है, जगदीशपुर। राइट। और इसी का एक नाम है शाहाबाद। आरा बोले तब, जगदीशपुर बोले तब, या शाहाबाद, ये
ऑप्शन तीनों आपका पूछा जाता है, आरा, जगदीशपुर या शाहाबाद। क्लियर, तीनों एक ही है। यहां से नेतृत्व करने वाले, यहां से भाग लेने वाले जो नेता थे उनका नाम था वीर कुंवर सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट है, वीर कुंवर सिंह, राइट। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। 1857 के नेतृत्व में वीर कुंवर सिंह भाग ले रहे थे और अपने जीते जी, जब तक जीवित थे, वीर कुंवर सिंह के फोर्ट को, किला को अंग्रेज कैप्चर नहीं कर पाए थे। इनके मरने के बाद अंग्रेजों ने कैप्चर किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्वी भारत में वीर कुंवर सिंह को आप देख सकते हैं, होगा मैप मेरे पास, आई होप, देखिएगा, लाते हैं। वो बिहार की शान, आरा में बड़ी बड़ी मूछ वाले वीर कुंवर सिंह थे। और पूर्वी भारत में, पूर्वी भारत के सबसे शक्तिशाली नेतृत्वकर्ता भी माने जाते हैं और उम्र भी काफी था इनका। तो वीर कुंवर सिंह को आप देख सकते हैं यहां पर। हिंदी साहित्य में भी देखिए, वीर कुंवर सिंह को देखिए, हिंदी साहित्य में भी इनके लिए अलग अलग चर्चाएं, अलग अलग बहादुरी के किस्से लिखे जाते हैं। और अभी आरा में इनके नाम पर वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी बना हुआ है। क्लियर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आरा, शाहाबाद या जगदीशपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो आंसर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह। दैट्स क्लियर। तो जी सर क्लियर। अब आप आगे देखिए, वीर कुंवर सिंह के बाद जो दूसरे हमारे नेता थे वो कानपुर से थे, और कानपुर से, इसको मिटा देते हैं, नोट कर लिए होंगे, कानपुर से नेतृत्व करने वाले थे, कानपुर से नाना साहब, राइट। कानपुर से इस विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन थे? नाना साहब। नोट कर लीजिएगा। हुक्का पीते हुए फोटो दिखाए थे, फिर से दिखा देंगे आपको। कानपुर से नाना साहब, और नाना साहब काफी अनुभवी व्यक्ति थे। इनका एक सहयोगी भी था। नाना साहब को साथ देने के लिए कानपुर से थे, और इनके एक सहयोगी भी थे। इनका सहयोगी का नाम था अजीमुल्ला खां। नाना साहब को साथ देने के लिए एक हेल्पिंग हैंड था इनका, जो काफी मदद किए थे, वे थे सलाहकार, कह सकते हैं। आपसे प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है कि सलाहकार कौन थे, नाना साहब के प्रमुख सलाहकार कौन थे? तो प्रमुख सलाहकार थे नाना साहब का। और एक और थे जो नाना साहब को साथ दे रहे थे, उनका नाम था तात्या टोपे। हालांकि इनका अलग रियासत है, तात्या टोपे, राइट। इनका अलग साम्राज्य है, लेकिन फिर भी ये नाना साहब को साथ दे रहे हैं। और यहां है अजीमुल्ला खां, अजीमुल्ला खां, इसको नोट कर लीजिएगा, अजीमुल्ला खां, राइट। तो ये प्रश्न डायरेक्ट पूछ लेता है कि नाना साहब का सहयोगी कौन था, नाना साहब का हेल्पर कौन था? तो हम लोग का आंसर होगा नाना साहब का सहयोगी अजीमुल्ला खां थे, या अजीमुल्ला खां था। और साथ ही साथ नाना साहब को एक और जो साथ देने वाले थे वो कौन थे? तात्या टोपे। तो कानपुर से क्या देख लिया हम लोग? नाना साहब, तात्या टोपे, अजीमुल्ला खां, तीन तीन नाम आया। अब तीनों प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा, लेकिन अगर एक सीधा सा प्रश्न पूछा तो कानपुर रियासत से नेतृत्व करने वाले थे कौन? नाना साहब। दैट्स क्लियर। इसको हम टिक लगा लेंगे। सलाहकार का नाम पूछेगा तो अजीमुल्ला खां बताएंगे। दूसरा राजा नवाब, दूसरा शासक का नाम पूछेगा तो तात्या टोपे। अब हम लोग नाना साहब के बाद आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में ही एक प्रांत है अवध। अब अवध को हम लोग समझते हैं, अवध वर्तमान का रुहेलखंड था। नाना साहब का एक बार फोटो देख लेते हैं, अजीमुल्ला खां का भी फोटो देख लेते हैं हम लोग।
नाना साहब बहुत ही बहादुरी से, बहुत ही प्लानिंग से लड़ रहे थे, लेकिन विडंबना है कि जितने भी लोग भाग लेने वाले थे 1857 के विद्रोह में, एक एक करके सारे लोग हार ही गए थे, लेकिन नाना साहब का मृत्यु नहीं हुआ था, नाना साहब बच गए थे। और ये जो नाना साहब देख रहे हैं हुक्का लिए हुए, है ना, नाना साहब को देखिए यहां पर, ये है नाना साहब आपके फिल्म में नाना पाटेकर, 1857 के विद्रोह में नाना साहब। ये जो नाना साहब हैं 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों से न तो पकड़ाए, न जेल गए, और न ही विद्रोह के दौरान इनकी मृत्यु हुई है। ये प्रश्न अलग से पूछा जाता है। तो फिर हुआ क्या, तो मजबूरी में इनको पलायन करना पड़ा। पलायन करना मतलब होता है स्केप करना। स्केप मतलब इनको भागना पड़ा, क्योंकि भाई मजबूरी हो गया ना, सारे मिलिट्री मारे गए, एक एक करके रजवाड़े मारे गए, तो फिर कोई उपाय नहीं है, तो ये चले गए, पलायन कर गए। कहां पलायन कर गए, तो ये नेपाल पलायन कर गए। आपसे पूछा जाएगा कि 1857 के विद्रोह के दौरान या विद्रोह के बाद निम्नलिखित में से कौन शासक ऐसे थे जो जो क्या हो गए, इंडिपेंडेंट रह गए, मतलब वे जेल नहीं गए और न ही उनकी मृत्यु हुई। इस तरह से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा स्पेशली। तो हम लोग क्या कह देंगे, हम लोग नाम में नाना साहब का एक नाम लेंगे, नाना साहब के साथ साथ एक नाम हम लोग और लेंगे। वो नाम हम लोग का क्या होगा वो बात करेंगे अभी। मैप में उतना ही बना रहे हैं जितना हम लोगों को जरूरत है। देखिए ये वाला एरिया है नेपाल, राइट, दिस वन नेपाल। तो नाना साहब ये उत्तर प्रदेश, देखिए बगल में ही है, यहाँ उत्तर प्रदेश से स्केप करके कहां चले गए, नेपाल चले गए। दैट्स क्लियर। ये नेपाल पलायित कर गए, नेपाल चले गए। अब उसके बाद क्या हुआ ये कहना बड़ा मुश्किल है। कुछ लोग बोलते हैं कि नाना साहब का डेथ हो गया होगा, फिर नाना साहब अंग्रेज के हाथ लेकिन कभी नहीं आए हैं, और न ही इनको जेल जाना पड़ा। दैट्स क्लियर। अब आगे देखिए, नाना साहब के बाद हम लोग बात करने वाले हैं अवध। अवध भी उत्तर प्रदेश में था, राइट। अवध कहां था, यूपी में। और अभी का जो एरिया है अवध, यह है रुहेलखंड। तो रुहेलखंड अभी का एरिया है। और अवध से नेतृत्व करने वाली थी बेगम हजरत महल। अवध से नेतृत्व करने वाली कौन थी, बेगम हजरत महल। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल को भी फोटो में दिखा रहे हैं अभी आपको। अवध से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी बेगम हजरत महल। और थोड़ा अवध के बारे में आपको और भी जानकारी देंगे अभी, बेगम हजरत महल का क्या हुआ। तो बातों बातों में बस नाना साहब जैसे थे, ठीक उसी प्रकार से नाना साहब जैसा ही देखिए बेगम हजरत महल, राइट। उत्तर प्रदेश के अवध से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाली कौन थी, बेगम हजरत महल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल ये कहां से बिलोंग कर रही हैं, ये अवध से बिलोंग कर रही हैं। अवध मतलब कहां, उत्तर प्रदेश। दैट्स क्लियर। अब देखिएगा, बेगम हजरत महल भी एक ऐसी नेता थी, एक ऐसी नेतृत्वकर्ता थी जिसको अंग्रेजों ने पकड़ने में कामयाबी हासिल नहीं कर पाया, और न ही ये युद्ध में मारी गई, विद्रोह में मारी गई, विद्रोह नॉट युद्ध, विद्रोह में भी नहीं मारी गई। तो फिर ये कहां, तो चूंकि अवध भी नेपाल के पास है, नजदीक है, तो फिर रास्ता क्या बच रहा है, जाने का रास्ता, बचने का रास्ता कहां बच रहा है, नेपाल। तो ये भी नेपाल चली गई। तो आप याद रखेंगे अवध वाला से और कानपुर से,
ये दोनों के नेता जो है कहाँ चले गए, नेपाल चले गए। यानी बेगम हजरत महल भी नेपाल चली गई, और एक और नेता का नाम बताए थे नेतृत्वकर्ता किसका, नाना साहब। नाना साहब, बच्चे लोग कंफ्यूज करते हैं कि नाना साहब कहां से नेतृत्व कर रहे थे, तो नाना ने पकड़ा कान। नाना ने क्या किया, नाना के पास गलती करेंगे तो नाना ने पकड़ा कान, तो कान से क्या हो गया, कानपुर और नाना साहब। ठीक है, तो आप भूलेंगे नहीं, आराम से आप याद कर लेंगे, ट्रिक से माइंड में रख पाएंगे। सबका एक एक करके ट्रिक देंगे। तो यहां तक क्लियर हो गया। यूपी में अवध से नेतृत्व करने वाला बेगम हजरत महल देख लिए, कानपुर से नाना साहब को देख लिए, आरा जगदीशपुर या शाहाबाद से हम लोग वीर कुंवर सिंह को देख लिए, और दिल्ली से, दिल्ली के लाल किला से, उस पर फिर से बैक आएंगे, दिल्ली के लाल किला से नेतृत्व करने वाले में हम लोग बहादुर शाह द्वितीय, जो अंतिम मुगल बादशाह था, लास्ट मुगल इंपेरर, अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, जो 1857 के विद्रोह में भाग लिया